नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में देखिए लाइन आ गई है सामने, वक्त के कब्जे पर चलेगा योगी बुलडोजर। एक तरफ सीएम योगी और एक तरफ बुलडोजर नजर भी आ रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं वक्त बिल के बाद कि क्या योगी बुलडोजर चलने वाला है? ये इसलिए क्योंकि सीएम योगी ने आज अभी वक्त बिल बस पास ही हुआ है, अभी वो कानून नहीं बन पाया, लेकिन उससे पहले सीएम योगी एक्टिव हो गए। और क्यों एक्टिव हो गए यही बात करेंगे आज यूपी मांगे उत्तर में। क्या है मकसद सरकार का, यही जानने की कोशिश करेंगे। संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मोहर के बाद वो नए कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन वक्फ के भूमाफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार हो गया है। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए हैं, दोबारा सुनिए लाइन, सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए कि अपने अपने जिलों में वक्फ की अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाएं, जांच पड़ताल करें, वक्फ का कहां कब्जा है। सीएम ने कहा है कि कब्जे वाली जमीनों की पहचान हो और जब्तीकरण की कार्रवाई की जाए। उधर वक्फ के खिलाफ सियासी दल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने बिल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। तो वक्फ बिल पास होने के खिलाफ कई शहरों में मुस्लिम सड़कों पर भी उतर आए। कोलकाता, अहमदाबाद में तस्वीरें देखने को मिली, यानी वक्फ पर गदर अभी जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है, पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद योगी सरकार अब एक्शन में है। प्रदेश में हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें अवैध रूप से वक्फ घोषित कर दिया गया है। अब सरकार इन्हें जब्त करने की तैयारी में है। सभी जिलाधिकारियों को इस लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर एक रिपोर्ट जेपीसी को सौंपी थी, जिसके मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड जितनी संपत्ति पर दावा कर रहा है उसमें से 70% संपत्ति उनकी है ही नहीं। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी अभिलेखों में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि हजारों संपत्तियां बिना किसी वैध प्रक्रिया के वक्फ घोषित कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। इसके बावजूद प्रदेश में बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जा किया गया है। वहीं वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। इसका मतलब है कि बाकी संपत्तियों का कोई भी उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार का मानना है कि इन संपत्तियों को राज्य सरकार वापस ले सकती है। आपको बता दें कि सीएम योगी खुद कह चुके हैं कि कैसे वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए हैं। यहां तक कि उन्होंने कुंभ की जमीन तक को नहीं छोड़ा। वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे, जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। पीलीभीत में भी तालाब की जमीन को वक्फ घोषित करने का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। ऐसे ही कई मामलों की जांच के लिए अब योगी सरकार पूरे प्रदेश में सर्वे करा रही है। जिलाधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है। यानी योगी सरकार ने अब साफ कर दिया है कि जो भी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें सरकार वापस लेगी। केवल दान दी गई संपत्तियों को ही वक्फ माना जाएगा। अब देखना होगा कि योगी सरकार के सख्त फैसले का क्या असर होगा। क्या वक्फ की आड़ में की जा रही माफियागिरी पर लगाम लगेगी और क्या अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वक्फ पर किस तरह का गदर मचा हुआ वो हम बात कर रहे हैं। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं आखिर यूपी में कितनी संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ का कब्जा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप भी जान लीजिए। आइए कैमरामैन जरा फोकस करेगा।
देखिए वक्फ का कब्जा है, सुन्नी संपत्तियां वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर है 1,24,700। थोड़ा सा स्लो करिएगा। वक्फ बोर्ड में रजिस्टर 7,785 और राजस्व रिकॉर्ड में 430। ये शिया संपत्ति हम बता रहे हैं। और उससे पहले सुन्नी संपत्ति भी हम आपको दिखाएंगे कि सुन्नियों की संपत्ति कितनी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर ये रजिस्टर मैंने बता दी 7,785 है और राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ 430 ये रजिस्टर्ड हैं। ये शिया वक्फ की है, शिया संपत्ति हैं, सुन्नी की अलग है। और सुन्नी का जरा दिखाइएगा, सुन्नियों की कितनी संपत्ति है जो वक्फ का कब्जा है, वो अब हम आपको आगे दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, यूपी में वक्फ की विवादित संपत्ति जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक 57,792, अयोध्या में 3,652 वक्फ संपत्तियों में से 2,116, रामपुर में 3,365 में से 2,363 सरकारी जमीन पर, शाहजहांपुर में 2,589 में से 2,371, वक्फ की 78% संपत्ति सरकारी जमीन पर है। यहाँ वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन पर 11,700 हेक्टेयर सरकारी संपत्ति है। अब ये तो आपको बता रहे कि सरकार दावा कर रही है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो विवादित जमीन है उनको कैसे लेगी और क्या होगा, ये अब देखने वाली बात है। और क्या चिन्हीकरण कराया जा रहा है, उसका क्या मकसद है, सर्वे क्या है। अब चलिए आज के सवाल, आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी और उसी सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी कि आज जो यूपी मांगे उत्तर में हम बात करें कि योगी सरकार एक्शन में क्यों आ गई है, क्या है मकसद। ये पहले सवाल हमारा, वक्फ के काले कारनामे खुलेंगे, योगी सरकार, सर्वे होगा, यूपी वक्फ कब्जा मुक्त होगा, वक्फ की अवैध संपत्ति जब्त होगी, वक्फ की अवैध संपत्ति पर सरकार कसेगी शिकंजा, क्या संशोधन बिल से विवादित जुड़े मुद्दे सही हो पाएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से वक्फ बिल अटक जाएगा, क्योंकि अब कई राजनीतिक दल कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, क्या बिल अटक सकता है, क्योंकि आप कोर्ट में जा रहे हैं। तो हमारे साथ कई खास मेहमानों के, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। समीर सिंह प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से। समीर जी बहुत बहुत स्वागत है। आजम खान है, आपको बता दें हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे। हाजी नाजिम खान साहब है, मौलाना है, वो हमारे साथ जुड़ गए। वकार अहमद है, महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज की तरफ से। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। वक्फ बिल पारित हो गया है दोनों सदनों में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इतनी जल्दी क्या है कि बस अभी कानून भी नहीं बना, सरकार तुरंत एक्टिव होगी, तुरंत सर्वे कराने लगी। क्या मकसद है, क्या मंशा है सर सरकार की? तो हर सरकार का अधिकार होता है और ये जनहित के लिए होता है। सर्वे से तो और चीजें साफ होती हैं। और दोनों सदनों में हमारा ये ऐतिहासिक अमेंडमेंट जो है वो पास हो गया है। और 2013 का जो काला कानून बनाया था कांग्रेस ने, जिसके तहत तमाम संपत्तियों को वक्फ में दर्ज किया गया, तमाम हमारे गरीब मुसलमानों के वेलफेयर की संपत्तियों को छीन लिया गया, मुसलमानों के जरिए छीना गया। ऐसा नहीं है, कुछ जो चंद मुस्लिम धर्मगुरु जिनको हम कहते हैं, बेसिकली वो लोग जो है वो किसी न किसी पार्टी के नेता हैं। हम तो कहते हैं उनको मुस्लिम धर्मगुरु, लेकिन अगर आप देखें तो वही काली पट्टी बांधते हैं, वही मुसलमानों को गुमराह करने निकलते हैं, या कुछ चंद मुस्लिम नेता हैं जिनके पास में वक्फ की संपत्तियां हैं। क्योंकि वो जो 13 का अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट में इतने अधिकार दे दिए गए थे कि आप चाहे सरकारी संपत्ति को अपने अंडर में आप कोई एक एप्लीकेशन दे दे, आप अपने यहाँ दर्ज कर लीजिए, आप बाय यूजर उसको दर्ज कर लीजिए कि साहब यहाँ पे पहले कोई नमाज पढ़ा करता था, लिहाजा समीर साहब की संपत्ति है, समीर सिंह बैठे हैं, जब ये गांव गए तो पता चला कि आपकी संपत्ति वक्फ में दर्ज हो गई है। तो ऐसे काम हुए हैं, क्योंकि जो आपने आंकड़ा दिखाया, ये भी आंकड़ा ये कहता है कि जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद इतने वक्फ कैसे हो सकते हैं। विभाजन में तो हमारे लोग गए थे यहाँ से और उनको उसके एवज में वहां संपत्तियां दी। मोहसिन साहब मेरा एक सवाल है, अब जो जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, उसके बाद अब क्या होगा? नहीं, देखिए क्या है ना, ये अमेंडमेंट की कॉपी है। ये जो एक्ट 2025 में बन गया है, ये अमेंडमेंट 2025 का जो आदरणीय मोदी सरकार लेकर आई है, ये हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान और कल्याण का है और उन लोगों के लिए न्याय का है जिनकी संपत्तियां वक्फ में गैर कानूनी तरीके से दर्ज करी गई थी सेक्शन 40 के तहत, और वो संपत्तियां जिनको डिलीट किया गया सेक्शन 40 के तहत वक्फ की संपत्तियां, उनको भी वापस लाने का काम करेंगे आदरणीय योगी जी। क्योंकि इसीलिए ये बिल पढ़ने की जरूरत है। जब तक ये पढ़े, क्योंकि पढ़ा कांग्रेस और विपक्ष के सारे नेताओं ने था, इसीलिए सदन में कोई बोल नहीं पाया इस पर,
क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज मिली नहीं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, वहां से भी इनको अपनी मुंह की खा के वापस आनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश हित में, जनहित में, मुस्लिम कल्याण का बिल है, जो कभी कोई नहीं चाहता था। इन्होंने वोट तो लिया, लेकिन कल्याण कभी मुसलमानों का नहीं किया। इसलिए ये परेशान घूम रहे हैं जो चंद धर्मगुरु हैं मुस्लिम, इन्हीं के पास वक्फ की संपत्तियां हैं, दरगाहें इनके पास में है, खानखाहें इनके पास में है, मस्जिदों के नीचे की दुकानें। तो मोहसिन रजा साहब, एक लाइन में अगर हम दर्शकों को एक मिनट मेरी बात को हो जाने दीजिए। आपको मैं बताऊंगा, मैंने वक्फ पर बहुत काम किया है। सबसे ज्यादा वक्फ की अकूत संपत्तियां हमारे चंद मुस्लिम धर्म गुरुओं के पास हैं। ये हमारे दबे पिछड़े मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं जो वेलफेयर के लिए थी, तो कब्जा पर इन्होंने कर लिया। और एक और काम किया कि सारी सरकारी संपत्ति जहां जहां खाली मिली उनको भी दर्ज कर लिया अपने यहां। तभी तो 1 लाख से 1,30,000 और आंकड़ा बता रहा है कि दोनों वक्फ बोर्ड में मिला के 3,000 संपत्तियां भी नहीं है। तो फिर आप सोचिए ना कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि अभिलेख के बगैर तो आप नहीं ले लेंगे ना। आप कोई प्रॉपर्टी को चैलेंज करने जाएंगे, अगर राजस्व में जाएंगे, जो हमारे सारे जिला अधिकारी उसको जो है सर्वे कराएंगे, अगर राजस्व में नहीं, आप करें वक्फ ना, एक ये एप्लीकेशन मैंने दी थी, इस पर वक्फ हो गया है, तो पर इसमें कोई अभिलेख तो है नहीं। आपने डिटेल लिख दी कि साहब हमारे। मैं मोहसिन साहब एक लाइन में समझना चाहता हूं, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों दर्शक सुन रहे होंगे। एक लाइन में, अब क्या जो अवैध तरीके से कब्जा की गई है जमीन, उनको सरकार वापस लेगी, और जो विवादित जमीन है, क्या सरकार उन्हें भी अपने कब्जे में लेने जा रही है, ये मान लिया जाए? अब देखिए, अपने कब्जे में नहीं, उनको संरक्षित करने जा रही है, जिससे हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहनों का कल्याण होना है, उनका कल्याण होगा। और जिन लोगों के पास में है उनको हिसाब किताब देना होगा कि आपने जो मस्जिदों के नीचे की दुकानें 50-50 लाख रुपए पे पगड़ी पे उठाई, इनका किराया कौन लेता है, या बहुत बड़े मॉल बने हैं कहीं पर, कहीं अस्पताल बने हैं, कहीं शिक्षण संस्थान, तो ये आप कैसे किसकी मर्जी से चला रहे हैं? और जो संपत्तियां सरकारी हैं वो तो सरकार के पास जाना चाहिए, जो सरकारी अब कब्जा होगा उन पर, और कहीं ना कहीं ये संरक्षण की बात करें। मैं लौट रहा हूं सर, और भी मेहमान है, हाजी नाजिम खान साहब मौलाना है। हाजी साहब, अब बुलडोजर तैयार है सर, अवैध तरीके से जो जमीन है अब सरकार लेगी, उन्हें संरक्षित करेगी। मोहसिन रजा जी को आपने सुन लिया। हाँ, देखिए, जिस तरीके से मोहसिन रजा जी ने बात करी है वक्फ बोर्ड को संशोधन को लेकर भी, इन्होंने जमीनों की भी बात करी, तो इन्होंने गरीब मुसलमानों की भी बात करी। मैं तो ये कहता हूं कि गरीब मुसलमानों के लिए 3 फायदे आप बता दीजिए, क्या 3 फायदे होंगे। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी बुलडोजर की बात हो रही है, अभी देखिए, अभी राज्यसभा लोकसभा में ये देखिए पास हुआ है। अभी आपने बताया भी था कि प्रोसीजर की राष्ट्रपति के पास जाएंगे, तब वहां मोहर लगेगी, तब जाके ये अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये अवैध वक्फ बोर्ड के जो जमीन थी उनको हम वापसी लेने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 11 साल से कहां थे, या एकदम ही जिनके वो कहते हैं ना, चिराग से एक जिन निकल आया और जिनने कहते कि हाँ वक्फ बोर्ड ने यहां कब्जा कर रखा, वक्फ बोर्ड ने यहां कब्जा कर रखा, कहां कब्जा कर रखा है। इस तरीके का एक नैरेटिव जो पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा था, और ये कहा जाता था कि जहां पर भी वक्फ बोर्ड अगर हाथ रख देता है जमीन उसकी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। यही तो एक भ्रम पूरे देश के अंदर फैलाया गया था, ताकि भारत की जो जनता है उसको गुमराह करा जा सके, और ये कहा जाए कि हाँ देखिए वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से कब्जा कर आप कह रहे अवैध कब्जा नहीं है, तो फिर डर काहे का? ठीक है, फिर आप लोगों को डर किस बात का? नहीं, देखिए, हम लोग तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं, तो हम लोगों के अंदर डर नहीं है। लेकिन डर का माहौल जिस तरीके से अभी बुलडोजर वाली बात आती है, तो बुलडोजर को लाकर खड़ा कर देते हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट की भी बात याद आ जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से घरों पर बुलडोजर चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सख्त टिप्पणी करी थी। वही बुलडोजर फिर से एक्टिव हो रहा है कि हाँ देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन पे वहां पे कब्जा। तो आपने 11 साल के अंदर क्या किया? अगर ये बिल आ जाए तो एक नुकसान बताइए ना, आपका क्या हो जाएगा नुकसान? 3 फायदा बता दीजिए। मैं तो 3 फायदे जानना नुकसान बता दीजिए ना आपका क्या? सर, मैं तो नुकसान क्या, मैं तो फायदे। वो तो कह रहे हैं कि जमीनों की देखरेख करेंगे हम, जमीनें ऑनलाइन हो जाएंगी जो अवैध तरीके से कब्जे। ऐसा तो नहीं कि क्या वक्फ की एक भी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है? क्या किसी भूमाफिया का कब्जा नहीं है? आप ये बता दीजिए, है या नहीं? देखिए, अब सरकार तो किसी का भी कब्जा नहीं, आप बताइए, आप सरकार किसी का भी बता सकती है। आप ईमानदारी से बताइए, एक भी जमीन पर भूमाफिया कब्जा नहीं है? मैं तो ये कहता हूं कि ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। अगर लगता है कि हाँ कब्जा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जांच नहीं है, ये जांच नहीं है सर, ये जांच नहीं है, ये भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करी जा रही है, जहां बुलडोजर की बात कर रही है। समीर साहब वो कह रहे हैं कि 3 फायदे बता दीजिए।
नहीं देखिए, हमें लगता है शर्मा जी की मौलाना साहब कंफ्यूज है। मौलाना साहब को वक्फ संशोधन को पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ के बैठा हूं सर, मैं पढ़ के बैठा हूं, मैं जानकारी लेके बैठा हूं। भाई सुन लो भाई, कमेंट्री मत करो ना मौलाना साहब। 3 नहीं, मैं 13 फायदे आपको बता देता हूं, आप 3 के चक्कर में कहां हैं। शर्मा जी देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो लाया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी तरक्की के लिए लाया है। और लाया हमने क्यों? अभी ये वक्फ की बात करते हैं, वक्फ भाई यूजर, अब तक का जो कानून था उसमें था अगर किसी के किराए के मकान में भी आप नमाज पढ़ते हैं और आप लिख के देते हैं कि इसको वक्फ कर दिया जाए, तो कोई ऐसा प्राविधान नहीं था कि मैं उस अपने मकान को बचा सकूं। देखिए, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में सबको रहना है। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। कौन कहता है साहब जो बात नहीं, सुन लीजिए, कौन कहता है शरीयत से चलेगा? भाई हम भी तो यही कहते हैं कि मुल्क संविधान से चलेगा। अभी तक भारत के किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि शरीयत से चलाइए। हम तो हमेशा संविधान की बात करते हैं, लेकिन आप लोग गुमराह कर देते हैं। बताता हूँ संविधान क्या है, बताता हूँ संविधान क्या है। हाँ बता दीजिए सर। संविधान की बात, हाँ बता रहा हूँ ना संविधान क्या। 3 फायदे भी बता, 3 फायदे भी जो हाजी नाजिम ने पूछे। नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी जिनके पास है उसका कोई ऑडिट है क्या? उसका कोई समाधान है क्या? ये फायदे हैं। जिसने भी मुतल्लबी ने जिसको लिख के दे दिया, लाखों लाख किराए आ रहे, उसका उपयोग कहाँ हुआ? जिस समय वक्फ हुआ था, जो लोगों ने मैंने आपसे 3 फायदे पूछे हैं, आपने फायदे कोई नहीं बताए। आपने फायदे नहीं बताए। हम तो कहते हैं कि आप 3 फायदे तो बता दीजिए कि हाँ यहाँ गरीब मुसलमान को फायदा हो रहा है। और दूसरी बात, एक और चीज, अरे सर एक बात और सुन लीजिए, आप वक्फ बोर्ड की जमीन की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आश्रम के पास कितनी जमीनें हैं, मठ के पास कितनी जमीन है, भाई उनका भी थोड़ा सर्वे करा दीजिए, क्योंकि मेरे भारत के अंदर मुस्लिम गरीब भाई के साथ साथ हिंदू गरीब भाई भी है। नाजिम साहब, एक छोटा सा सवाल। समीर जी रुके, मेरा हाजी साहब आपसे एक सवाल है। ठीक है समीर जी, मैं आ रहा हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों को जोड़ना और भी इंतजार करें। मुझे हाजी साहब एक बात बता दिया, अब तक क्या फायदा हो रहा था? चलिए, अब तक ये बिल नहीं ला रहे थे, अब तक क्या फायदा ले रहे थे आप? बताइए, वक्त से क्या ले रहे थे? देखिए, अभी आपने कहा क्या फायदा हो रहा था, क्या फायदा? तो फिर ये जो मौजूदा सरकार है, फिर ये जनता को गुमराह क्यों कर रही है? गुमराह कर रही है। आप बताइए ना, आप क्या फायदा ले रहे थे? हाँ देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि फायदे की बात आप करते हैं। कितने गरीब मुसलमानों का भला कर दिया, किन उनको आपने पढ़ा दिया, क्या कोई साइंटिस्ट बना दिया वक्फ ने? 2-4 उदाहरण दे दीजिए कि ये जी वक्फ की उससे हुआ है। बताइए ना, बुजुर्गों के लिए आश्रम खोल दिया, ये चल रहा है, और यहाँ वक्फ ने किया ये सब, बता दीजिए। हाँ, देखिए आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने 3 सवाल करे, बल्कि आपने 3 सवाल मेरे से पूछ ले, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हम लोगों को दबाया जाता है, हम लोगों के फायदे की बात नहीं होती, हम लोगों को सिर्फ दबाने की बात होती है। हाजी नाजिम ने तो देखिए 3 फायदे पूछे थे, लेकिन नहीं बता पाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो कह रहे हैं ना, गरीबों के लिए, देखिए पसमानदा मुसलमानों के लिए, वो भी बैठे, उनका भी पक्ष जानूंगा, तो कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को फायदा होगा। कब होगा सर? वो बोर्ड में लाए 11 साल से क्या थे? महिलाएं क्यों नहीं थी? पहले भी थे, 2 महिलाएं थी पहले भी। पसमानदा मुसलमान क्यों नहीं थे? ये पसमानदा मुसलमान कौन होता हमारे समाज के अंदर? हम लोगों को तो आज तक पता नहीं चला कि पसमानदा होता कौन है। ये मुसलमानों को बांटने का काम कर दिया गया पसमानदा के नाम पर। वकार साहब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि इससे पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़ा मुसलमान है, उसको फायदा होगा। आपको लग रहा है कि पिछड़ा मुसलमान फायदा होगा, या जो आजम खान साहब की पार्टी कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है, जो या हाजी नाजिम साहब कह रहे हैं, वो चीज नजर आ रही है आपको? नहीं देखिए, आजम साहब आ रहा हूं, बातें लोग कर रहे थे। हाँ, मेरी आवाज आ रही? बहुत सारी बातें भी हो रही थी, लेकिन अचानक से पसमानदा का जिक्र आ गया। तो ये पहले तो ये जान ले कि भारत में पसमानदा मुसलमान हैं, और उसको सपा ने अनीस मंसूरी साहब को दर्जा प्राप्त मंत्री पसमानदा के नाते ही बनाया था। तो एक तो ये जान ले कि पसमानदा शब्द, पसमानदा लोगों का वजूद है भारत में, जिसे ओबीसी मुसलमान के नाम से आरक्षण मिलता है। एक चीज तो ये कहना कि ये मुसलमानों को बांटा जा रहा है, ये एकदम गलत बात है कि ये मुसलमानों को बांटा नहीं जा रहा है। मुसलमानों में जनरल मुस्लिम है जिनको ईडब्ल्यूएस से आरक्षण मिलता है, जिसको मोदी जी ने आरक्षण दिया है। हाँ, हम लोगों को अब मोदी जी के जमाने में कोई आरक्षण नहीं मिला है। हम लोग आर्टिकल 347 के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें परसेंटेज ऑर्डर लगा हुआ है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो एक तो यह है कि पसमानदा मुसलमान है, इसका इनकार प्लीज ना कोई क्या करे।
हाँ, ये लड़ाने वाली कोई बात नहीं है, ना लड़ने की कोई बात है। हाँ, अलबत्ता एक बात हम रखना चाहेंगे, हमारे सीनियर मंत्री जी हैं मोहसिन रजा साहब, कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि उसमें कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं रखा जाएगा, और किरण रिजिजू जी कहते हैं कि उसमें नॉन मुस्लिम रहेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं दूर करता हूं वकार साहब, जो बॉडी बनेगी उसमें गैर मुस्लिम होंगे, लेकिन वक्फ के अंदर कोई नहीं होगा। जो वक्फ की बॉडी बनेगी, इससे जो बॉडी के अंदर 2 गैर मुस्लिम होंगे, लेकिन वक्फ के अंदर कोई दखल नहीं होगा गैर मुस्लिमों का। नहीं, मेरा एक सवाल और है सर इनसे। राजीव साहब, हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे थे कि अभी भारत के अंदर पसमानदा मुसलमान है, मानना पड़ेगा। तो इसमें पूछना चाहता हूं, ये कब गठित हुआ, कब इसको अमली जामा पहनाया गया, कौन से सन में करा गया? हम लोगों को भी पता चलना चाहिए था कि हम भी भारतीय मुस्लिम है, हम लोगों को पता नहीं है। तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कब इसका गठन हुआ और किसके अंतर्गत हुआ। लेकिन आप मत फैलाना इस तरीके की बात। आज आप है ना मुसलमानों में फर्का फैला रहे हैं, फिरकों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बंद कर दीजिए इस तरीके की बात। लेकिन अभी हाँ सुन लीजिए, अभी आपने आर्टिकल 341 की भी बात करके थी, जो धर्म के आधार पे बैन हुआ, आपने सही बात की, और मैं उसके साथ एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की भी बात करना चाहता हूं। सुन लीजिए बस 10 सेकंड सर, मैं सुन लीजिए वकार साहब, सिर्फ 10 सेकंड मैं लेना चाहता हूं। मैं सच्चर कमेटी की भी बात करना चाहता हूं, जिसमें बाकायदा यह कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हो गए। तो बता दीजिए उन हालातों को सही कराने के लिए आप लोगों ने क्या किया? सपा इंतजार करिए, देखिए विपक्षी पार्टी इंतजार करिए, आजम खान साहब नाराज हो जाएंगे। मौलाना साहब मेरी बात एक लाइन की सुन लीजिए, मैं पसमानदा के बारे में बता दे रहा हूं। वकार साहब बस एक मिनट, एक रिएक्शन समीर साहब का। समीर साहब, सर्वे होने जा रहा है, दूध का दूध पानी पानी का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जमीन है, क्योंकि 27% से ज्यादा जो संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड की यूपी के अंदर है, सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहां योगी सरकार अब एक्शन में है। ठीक है, दिक्कत है कोई आपको समीर साहब? माफ कीजिए आजम साहब। देखिए जेपी जी, पूर्व मंत्री जी और समीर जी बहुत पसमानदा कर रहे हैं, जबकि बिल में ओबीसी को जो रिजर्वेशन था वो हटा लिया है भाजपा ने। तो क्यों हटा लिया भाई भाजपा ने? आप बताएं, दोनों मंत्री बैठे हैं और समीर जी बैठे हैं, क्या पसमानदा मुसलमानों को बिल में रिजर्वेशन दिया गया है? नहीं दिया गया है। किस बात की झूठ बोल रहे हो? मुसलमानों के बीच पसमानदा कर रहे हो। दूसरी बात सुनिए, और मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक जिसके मंत्री मोहसिन रजा साहब भी रह चुके हैं, सारी स्कीमें बंद है। भारत सरकार से लेके उत्तर प्रदेश सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण की जितनी स्कीमें थी 100% क्लोज्ड है। दूसरी बात, मदरसा आधुनिकीकरण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आधुनिक शिक्षा अर्ज देती थी, वो भी बंद है। तो क्या झूठ बोल रहे हो भाई कि मुसलमानों का भला करोगे, मुसलमानों का भला करोगे? एक तरफ सारी स्कीमें। अरे सर, आप दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, जो अवैध कब्जे है उसका सर्वे करा रही है, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है ना आजम साहब? कुछ नहीं करा रही है, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चला रही है। ठीक है समीर साहब, एजेंडा चला रहे हैं आप लोग, एजेंडा आपका। समीर साहब जवाब देंगे आप। देखिए ऐसा है कि आजम साहब झूठ बोल रहे हैं बैठ के। हम कहते हैं आजम साहब से, आप 2014 से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश में 17 से योगी जी मुख्यमंत्री है। किसी एक योजना का आप जिक्र बता दीजिए जो धर्म और जाति के नाम पर हो, एक योजना बता दो। सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समाज को सरकार की योजनाओं को मिल रहा, सबका साथ सब आज के नाम के साथ चला रहे हैं, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों को मिल रहा है। 1995 के एक्ट में कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 4 कानून देश के अंदर मोदी जी ने बनाए, पहला 3 तलाक का, वो मुस्लिम बहनों के लिए वरदान साबित हुआ। और मुसलमानों की उत्थान की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर ठीक है आजम साहब रुकिए समीर साहब रुकिएगा। मैं रुक रहा हूं। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां वो अपने अपने एजेंडा। हाजी साहब इतनी बेचारगी क्यों? मैं ये भी देख रहा हूं कि रुकिए समीर साहब रुकिए, आजम साहब रुक जाइए, आ रहा हूं मैं।
मैं आ रहा हूं, रुकिए समीर साहब रुकिए। हाजी साहब, आप लोग ऐसा दिखाते हैं कि जैसे बहुत आप पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं एक वीडियो भी आपका देख रहा था, आप हमारे जी ग्रुप में बैठे हुए थे कहीं, वहां भावुक हो रहे। ये क्या, ये आप ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? क्या कोई ऐसा हो रहा है? हाँ देखिए शर्मा जी, देखिए मुझे फिर अबुल कलाम आजाद साहब की बात याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब भारत के मुसलमानों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क आपका है और भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना आपके नहीं हो सकते। तो हमारे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना, जिन्ना को लात मारी और इंशाल्लाह इससे भारत के अंदर रहे। और देखिए हाजी नाजिम खान भारत के अंदर पैदा हुआ और इंशाल्लाह यहीं पर ही दफन हो जाएगा। लेकिन अब जब दफन होने की बात हाजी नाजिम की आती है, तो जो कब्रिस्तान है मेरे 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, अब ये बता दीजिए जब हाजी नाजिम खान उस कब्रिस्तान में दफन होगा, उसके कागज नहीं होंगे, तो वो कब्रिस्तान की जगह कहां जाएगी? तो इसका मतलब यह कि हाजी नाजिम खान को उस जमीन में दफन होने से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह अवैध कब्जा है, यह जमीन कब्रिस्तान की नहीं है। तो फिर कहां जाएंगे? कहां मस्जिद पर कोई चर्चा नहीं है, ये कहा गया। सुन लीजिए सर, आप इस तरह का गुमराह मत कीजिए। हाजी नाजिम खान के जो दिल का दर्द था वो झलका था आंसुओं में, क्योंकि हम लोगों को यह लगता था कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात करें, लेकिन आप लोग तो सिर्फ हमारे हाथों से छीन रहे। भाई कब तक हम लोगों से छीनेंगे? लेकिन हम लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हमने इसी मुल्क के अंदर ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पे टिका दिया था और इस भारत से भगा दिया था। और आज आप हम लोगों के साथ जिस तरीके का दोयम दर्जे का व्यवहार करने की कोशिश करें, बंद कर दीजिए। भाई मुल्क के वजीर आजम जब ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, तो हमें अच्छा लगता है। हाजी साहब यही तो भड़काती है ना, आपकी इस तरह की भाषा ही तो भड़काएगी फिर लोगों को। समीर साहब नहीं, मैंने तो एक बार हाजी साहब रुके, समीर जी का जल्दी से। हाजी झूठ बोल रहे, तो सच आप बता दीजिए। दरगाह के बारे में, मस्जिद के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। जो दरगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद है वो दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद रहेगा। लेकिन जिन जमीनों का कमर्शियल उपयोग हो रहा है, जिन जमीनों में होटल बन रहे हैं, जिन जमीनों पर दुकान बनी हुई है, जिन जमीनों पर अस्पताल बने हुए हैं, जिन जमीनों पर लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, उसका पैसा कहां जा रहा है? उसका पैसा गरीब मुसलमान। वकार साहब ठीक है। वकार साहब, आपको भी लगता है क्या जो हाजी साहब इतना अपने आप को दिखा रहे हैं कि उन पर इतने अत्याचार हो रहे हैं हिंदुस्तान में, जैसे रहने लायक की जगह नहीं है क्या मुसलमानों के लिए? नहीं, मैं शर्मा जी थोड़ा सब लोग धैर्य से एक मिनट सुन लीजिएगा मुझे। ठीक है। देखिए, एक तो जो मौलाना साहब को लगता है वो एक प्रॉब्लम है कि भारत में मुसलमानों के साथ कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मौलाना साहब है वो हम लोगों को अछूत समझते हैं। झूठ मौलाना साहब जो है, इनकी किताब है एक वकार साहब कलमे के शरीक एक, आप मेरे भाई हैं, मैंने पढ़ा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने भी तो यही कलमा पढ़ा, जब आपने कलमा यही पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, तो कलमे के शरीक आप मेरे भाई हैं, तो इसमें छूत की बात कर। झूठ मत बोलिए। नहीं, आप गलत तर्क पेश करेंगे, झूठ मत बोलिए प्लीज, मुझे आपत्ति होगी सर, गलत तर्क पेश। तो आप मुझे बोलने तो दीजिए पहले, मुझे बोलने तो दीजिए पहले। आप सुन भी नहीं पा रहे, क्यों? डर लग रहा है क्या आपको? अल्लाह से डरता हूं। आपकी जो हिदाया किताब है, हिदाया, जिसमें मनुस्मृति से ज्यादा जात पात लिखी हुई है। वकार साहब रखिए, जल्दी से रखिए अपनी बात, सुन रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब पीड़ित हो ये हो सकता है, लेकिन ये मौलाना साहब लोग हम लोगों को बहुत पीड़ित करके रखे हुए हैं। ये ना हमसे रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं, हमारी मस्जिद तक अलग है, हमारे गांव में हमारी मस्जिद तक अलग है। हाँ। और इनके अपर क्लास की मस्जिद अलग है। ये झूठ बोल रहे हैं, उनकी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। झूठ बोलकर देश के अंदर गलत मैसेज दे रहे हैं। भाई अगर मैं झूठ बोलूं, आपकी हमारी मस्जिद एक है, हम सब झूठ बोल रहे हैं, हमारी अलग मस्जिद है। नमाज अदा करते हैं तो बता दीजिए। बोल रहे हैं, आप लोगों के किस तरीके की बात कहते हैं कि मस्जिदें अलग हैं, मस्जिदों में नहीं आने देते। नहीं, आप झूठ है, अल्लाह का घर है, हमारा घर है। ये कोई हिंदू थोड़े, ये तो मुस्लिम ही है। झूठ मत बोलिए आप, ये तो मुस्लिम मस्जिद अलग है मौलाना साहब, हमारी मस्जिद अलग है। आप लोग हम लोग किसी भी मस्जिद में मस्जिदों में नमाज पढ़ने के पसमानदा डेमोक्रेसी का रिश्ता नहीं रखते, पसमानदा मुसलमान हुआ है जाके। नहीं, कोई रिश्ता नहीं हमारे इनके बीच में है। यानी कि आपने कलमा नहीं पढ़ा, हाजी नाजिम ने पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाजी नाजिम ने तो पढ़ा, आपने भी पढ़ा है ना?
बता दीजिए। जब आपने भी पढ़ा है, हाजी नाजिम ने भी पढ़ा, तो दोनों का कलमे से रिश्ता है। तो मान लीजिए जब कलमा हमारे लिए कलमे से हमारा कोई रिश्ता नहीं आपका है, झूठ बोलते हैं आप। हम सब एक ही सब में खड़े होने वाले। नहीं क्यों नहीं, सब है एक ही मस्जिद, कोई कलमा में रिश्ता नहीं है। आप झूठ बोलते हैं। नहीं कोई, हमारी मस्जिद अलग होती है। आपकी कौन सी मस्जिद है? हमारी मस्जिद अलग है, फत्तनपुर सरायमीर आजमगढ़, फत्तनपुर सरायमीर आजमगढ़ में आप जाके पता कर लीजिए। हम धोबियों की मस्जिद अलग है, मियां की मस्जिद अलग है। यही तो दर्द है सर, यही तो सरकार कह रही है ना नाजिम साहब, यही तो सरकार कह रही है कि हम पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़ा मुसलमान है, उसको आगे लाना चाहते हैं, उसको बॉडी में शामिल करना चाहते हैं। एक लाइन और सुन लीजिए। हाँ। मैंने खुद आगे बढ़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने एक बड़े नेता को फोन किया था कि हम आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक बार भी कॉल बैक नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे पसमानदा में कुछ लोग भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग न्यूट्रल पसमानदा वाले हैं, हम लोग असली पसमानदा वाले हैं, हम असली मुसलमान हैं। उसके बावजूद भी ये मुसलमान हम लोगों को टाइम नहीं देते। आपका चैनल हमें मौका दे रहा है, मिल्लत टाइम हमको मौका नहीं दे रहा है। दूसरे मुस्लिम चैनलों पर हम ट्राई कर रहे हैं, हमको मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोग भाजपा सपोर्टर ठीक है मुसलमान भी नहीं है। वकार साहब जल्दी से, आजम साहब जी क्या कह रहे हैं? विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, या आप नहीं चाहते कि भाई अवैध कब्जे हैं वो हट जाएं, सरकारी जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है वो रुक जाए? जेपी जी, सवाल ये है, भाजपा जो कह रही है कि हम मुसलमानों का उत्थान करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, उसके दूसरी तरफ वही भाजपा मुस्लिम कल्याण की जितनी स्कीमें थी उसको बंद कर देती है। दिल से कोई नहीं, झूठ मत बोलो। एक भी स्कीम बता दो। हमने स्कीमें बढ़ाई है, हमने पैसा बढ़ाया, हमने मदरसों को मॉडर्नाइज किया। आप देखिए, अब आपकी सरकार आ जाएगी, ये जमीन तो आपके पास आ जाएगी ना, ये तो आपकी सरकार के अंडर आ जाएगी। अगर ये सर्वे भी कर रहे हैं और जमीनों को लेंगे तो वो तो है, ये समझना आपको भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।